हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया, कुछ अलग। अभी तक हमने बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली है और कुछ PYQs भी कर लिए हैं, बट आज चलो कुछ मोटिवेशन मैं आपको दे देती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा एक बूस्ट होगा, है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमारी जो आज की वीडियो रहने वाली है वो हमारी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी पर रहने वाली है कि जो हमारी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहेगी। और जो क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी को होने वाला है, तो किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट ने जो अभी तक तैयारी नहीं की होगी, है ना, जिसने तैयारी नहीं की है, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है जिससे कि वो भी क्या करे, 1 मंथ के अंदर अंदर अपना एग्ज़ाम पास कर सके। देखिए, जो CTET होता है उसे पास करना देखो ना ही बहुत मुश्किल काम है और ना ही बहुत आसान काम है। अगर आप डेडिकेशन के साथ चीज़ों को करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम डेफिनेटली पास होगा। कुछ लिमिटेड इसके सोर्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और इसके अलावा आपको क्या कर रखना है कि कंटिन्यूटी रखनी है। अगर आप उस कंटिन्यूटी को नहीं बना करके रखेंगे तो देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम या फिर CTET का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। और ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो प्लीज़ इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले भी कभी एग्ज़ाम दिया है CTET का और वो पहले कभी पास नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी कि हम उस समय पर नहीं कर पाते, बट लेकिन अब जब आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अच्छे से उसको करना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज वीडियो में क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करनी है। और आज हम बात करेंगे बेस्ट सोर्सेज़ के बारे में, हमारा स्केड्यूल यानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए, क्या हमारी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपका ही लॉस होगा। और जो भी मैं सोर्स आपको बताऊंगी वो बहुत ही मतलब हर किसी की रीच में होंगे वो सोर्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके लिए दर दर भटकना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सोर्सेज़ के बारे में। तो देखिए, जो CTET होता है, हमारा CTET का जो एग्ज़ाम होता है, अगर आपने कभी PYQ करके देखे होंगे या इससे पहले कभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो CTET है ओनली NCERT को ही फॉलो करता है वो, और किसी भी सब्जेक्ट या अदर किसी भी स्टेट या किसी भी और बुक को क्या है वो फॉलो नहीं करता है। तो आपको भी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ही फोकस करना है। इससे बेस्ट सोर्स और कहीं नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, आंसर्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, NCERT ही होते हैं। एक एक टॉपिक वहीं से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि NCERT के अलावा किसी भी सोर्स की ओर ध्यान नहीं देना है। अगर किसी बच्चे ने पहले कोई नोट्स पढ़े हुए हैं अपने किसी टीचर के या किसी के भी या खुद के बनाए हुए, अगर वो आपके NCERT से मैच करते हुए नोट्स हैं तो देखिए डेफिनेटली वो भी आपको हेल्प करेंगे। और कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है कि अपने स्टूडेंट को ऐसी पढ़ाई दे या ऐसी नोट्स दे जो उसके काम ना आ सके। तो अच्छी बात है अगर आपके जो नोट्स हैं वो भी अच्छा काम करें, और नहीं तो आप NCERT को ही फॉलो करें। इसके बाद आता है आपका स्केड्यूल यानी कि टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो पैटर्न है ना, एग्ज़ाम में जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। और जो हमें करने का तरीका है वो क्या रखना है। देखिए जी, सबसे पहले तो देखिए CDP हमारी 30, ईच जो सेक्शन है हमारा वो 30 मार्क्स का ही आने वाला है। दूसरा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में बेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दूसरा, जहाँ पर आपको उससे कम आप देखिएगा फिर उससे थोड़ा कम कर दीजिएगा। इस तरह से ही मार्क्स को अपने कम कम कर दीजिएगा, है ना। और जो सब्जेक्ट आपको सबसे कम लग रहा हो, ठीक है, और कि मैं इसमें बेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसे कम पढ़िएगा और इतना पढ़ लीजिएगा कि हाँ 10 से 12 मार्क्स आप उसमें गिन कर ही लो, ठीक है, जो आपको सबसे कम पसंद होगा या जिसे करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना है। उस सेक्शन में भी आपके कहीं ना कहीं इतने तो क्वेश्चन होंगे ही कि आप 10 से 12 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर लो। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी भी एक चीज़ होती है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाने हैं। तो बट कोशिश करिएगा कि आप खुद से ऑनेस्टली आपकी जो श्योरिटी है वो 10 से 12 क्वेश्चन की हो जो बिल्कुल ठीक निकले।
इसके बाद बात आती है आपके टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम को कैसे मैनेज करना है आपको। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उसे आप बस 2 घंटे कर लीजिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 घंटे या 1 घंटे में अगर आप चाहते हैं, देखिए 30 दिन होते हैं आपके पास, लगभग 30 दिन हैं, ठीक है। तो 30 दिन के हिसाब से अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो यानी कि उस हिसाब से आप देख लीजिए कितने, तो 30 टू द 60 यानी कि 60 घंटे आप उस सब्जेक्ट को कर लेंगे तो बहुत इनफ होगा उस सब्जेक्ट को अच्छे से करना, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि आपके कुछ कैलकुलेटिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैथ्स हो जाता है, मैथ्स में थोड़ा सा समय मतलब ज़्यादा लेता है, तो आपको इसे थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा, जैसे कि 3 से 4 घंटे आप इसको देने होंगे आपको, तभी आप इसे कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि देखो, मैथ्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट को करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बस प्रैक्टिस मेन होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके फॉर्मूलाज़ वगैरह होते हैं वो आपको क्या है अच्छे से आपके टिप्स पर हों, कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो देखते ही तुरंत आपको वो फॉर्मूला याद आ जाए, नहीं तो वहाँ पे फिर आपको क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैथ्स में, जैसे कि स्टेटमेंट्स या थ्योरीज़ होती हैं हमारी, थ्योरम्स होती हैं जो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, तो वो चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। रही बात सोल्व करने की, तो सोल्व क्वेश्चन हो जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आपको उस पर क्या है समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है अपने एग्ज़ाम करते समय, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी जैसे इंग्लिश और हिंदी पैडागोजी होती है आपकी, तो यहाँ पर आपका कंटेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपके यहाँ पर पैडागोजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, कंटेंट में कोशिश करनी है कि आपको 15 से 20 तक क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और पैडागोजी में भी 15 से 10 तक क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इजीली कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखो, इस वाले सेक्शन में बहुत कुछ हार्ड ऐसा होता नहीं है। ग्रामर आप किसी ना किसी एग्ज़ाम में पढ़ते ही रहते होंगे, तो वही सेम ग्रामर आएगी यहाँ पर। पैसेज वगैरह आते हैं और पैसेज अच्छा खासा आता है यहाँ पर, उसमें भी अगर आप ठीक से उसको पढ़ते हैं तो 5 से 10 मार्क्स का तो ये पैसेज ही दे देते हैं, उसी में सारी चीज़ पूछ लेते हैं। तो पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में। ऐसे ही आपकी जो भी अदर लैंग्वेज आपने फिल की होगी उसके लिए भी आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस या एसएसटी। तो आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, साइंस हो चाहे एसएसटी हो, तो उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी के बुक्स हैं तो वो पढ़िए, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आपको फिर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस चैनल पर जाइए और वहाँ पर साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड ही सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाइएगा, देखिएगा, तो आपको क्या है ऑल क्लासेस मिल जाएंगी साइंस से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो भी आप देखिएगा कि आपको क्या है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बिल्कुल सेम आपको वहाँ पर किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाई हुई होगी, तो आप उन्हें फॉलो करिए और अपनी जो तैयारी को अच्छा करिए। देखो, एनसीईआरटी से अलग प्लीज़ आप कोई और भी सोर्स को यहाँ पर फॉलो नहीं कीजिएगा, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है आपका वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एनसीईआरटी में छोटे बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, कैंडिडेट से। तो आपको भी वही चीज़ सोचनी है। और हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब आप ये ना सोचिए कि जैसे कई बार होता है कि एनसीईआरटी में चैप्टर्स के बीच बीच में ऐसे कलरफुल कॉलम्स दिए रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें लिखी रहती हैं कि हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो उन्हें आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उन्हें भी पढ़ना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्हीं से ही क्वेश्चन यहाँ पर मिल कर के आए हैं। देखो, मैं साइंस की वीडियोज़ बनाती हूँ तो मुझे पता है, मैंने PYQs पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इसी श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी वो चीज़ करनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करना है आपको? प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, PYQ। देखो, मॉक टेस्ट कर सकते हो आप अगर आपका मन है, आपके पास समय है, आपने बहुत अच्छे से पहले सब चीज़ें कर ली हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉक टेस्ट करिए।
ठीक है। बट मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो PYQ रहेगी। मैं आपको PYQ के लिए ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि PYQ क्या होते हैं, वो आपका एज इट इज़ जो CTET में जो पेपर होता है आपका, वो कैसा हो, इजी होगा, है ना। क्वेश्चंस का पूछने का तरीका क्या है, मॉडरेट है, किस तरीके से क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाते हैं, क्या लेवल है ना, कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो ये सारी जो अंदाज़ा होगा आपको PYQ से ही हो पाएगा। ठीक है। देखो मॉक टेस्ट क्या होता है कि वहाँ पर आपको, मतलब मुझे इतना श्योर नहीं हूँ मॉक टेस्ट के लिए, बट PYQ के लिए मैं पूरा श्योर हूँ। अगर आपको किसी भी, सिर्फ CTET नहीं, इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे हो ना, अगर आपको ये जानना है कि आपको उस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कितना आता है, ठीक है, कितना आता है, दूसरा आप कितना कर सकते हैं, आपके मार्क्स, ये सब चीज़ें अगर आप बहुत ही अच्छा अंदाज़ा चाहते हो कि आपको पता लग जाए अपने इस बात का कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ PYQ ही फॉलो करिए। उससे बेस्ट कोई तरीका और है ही नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट से हम अपने आप को अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, बट PYQ हमें बिल्कुल सही सही अंदाज़ा दे देता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ PYQs ही फॉलो करने हैं। बाकी देखो, मैं मॉक टेस्ट के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट मेरी प्रेफरेंस PYQ है। ठीक है। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है आप ऐसी चीज़ें करिए, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 मंथ का ही टाइम है, तो मैं उसी हिसाब से आपको चीज़ें बता रही हूँ। दूसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आपने ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते समय हम एक ही क्वेश्चन पे लटके रह जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है कि जो PYQs होते हैं उन्हीं को लिमिटेड टाइम में करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो जितना भी समय का आपका CTET होता है उतने ही समय में आपको क्या करना है, PYQ भी अटैम्प्ट करना है, जिससे कि आप वो प्रेशर वहाँ पर झेल सकें कि किस तरह के उतने टाइम में आप क्या वो चीज़ें कर पा रहे हैं, है ना, क्या आपका पेपर अटैम्प्ट हो पा रहा है, आप कहाँ पर अटक रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी बातें ही क्या हैं, आपका CTET पास करवाने में आपकी हेल्प करेंगी। दूसरा क्या है, देखिए हर किसी की अपनी अपनी लाइफ स्टाइल अलग होता है, किसी के पास कब समय होता है, किसी के पास कब समय होता है, बट मैं यहाँ पे एक जनरल टाइम टेबल बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से सूटेबल है तो आप उसे फॉलो करिए, अदरवाइज़ तो आपको जो भी जब समय मिले आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको लगभग 6 से 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे तब जा कर के आप क्या है, CTET को पास कर पाएंगे डेली। मतलब स्ट्रिक्टली आपको ये रूटीन फॉलो ही करना है डेली। ठीक है। डेली आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तभी जा कर के आपका CTET 1 मंथ में पास हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, तीसरे दिन चौथे दिन पढ़ लिए, नहीं सॉरी, फिर आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएगा। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना स्ट्रिक्टली 1 मंथ की बात है, और 1 मंथ कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, आप इजीली कर सकते हैं। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, आप 2-4 दिन करेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत समय हो रहा है, पर लेकिन जब 2-4 दिन आप उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम कैसे कैसे चीज़ों को मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। CDP, जैसे CDP का अगर आप अच्छे हैं या फिर CDP आपने पहले से पढ़ी हुई है और इजीली कर सकते हैं आप उसमें, तो आप 2 घंटे इसको डेली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे हिंदी इंग्लिश है, अगर आपकी ग्रामर भी अच्छी है, या फिर आपने हिंदी इंग्लिश की पैडागोजी, अगर आप, मैं मानती हूँ कि 3 घंटे यानी कि 1.5 घंटा आप दोनों को दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आती है आपकी मैथ एंड साइंस। मैथ के लिए भी आपको देखो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, जो बेसिक है। बिल्कुल देखो, मैं बेसिक के लिए बात कर रही हूँ, बट लेकिन जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है, पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें उससे रह गई हैं, तो उसके हिसाब से वो टाइमिंग अपनी कम कर सकता है। जैसे साइंस और SST है, आपको नोट्स को बनाना हो पड़ सकता है, बार बार पढ़ना हो सकता है, तो उसके लिए भी क्या है, आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय यहाँ पर देना होगा। देखो ये कैलकुलेटिंग होता है, कैलकुलेशन में समय चाहिए होता है, और यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट होता है, साइंस हो या SST हो, तो हमें नोट्स बनाने के लिए भी समय होता है। या अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी भी SST के लिए आप और कोई चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर जाइए, देखिए, है ना, बार बार जा करके क्या करना है, आपको वीडियोज़ को देखना है, सेम वीडियोज़ को रिपीट करना है। तो वो क्या है, एक जो सिनेरियो पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बना सकते हैं। साइंस की वीडियो के लिए आप मेरी जो यूट्यूब पर चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर जाएंगे, इसी चैनल पर ही, तो आपको क्या है, साइंस की सभी वीडियोस NCERT की मिल जाएंगी।
इसके अलावा देखिए आप अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समय कितना हो गया। यहाँ पे 2 घंटे हैं या 3, और यहाँ पे 5 घंटे आपके यहाँ पर हो गए हैं। 2 से ढाई घंटे, आप ढाई यहाँ पर मान लीजिए 5 घंटे ये हो गए हैं, है ना। तो 5, तो ये मान लीजिए 5 घंटे, देखो 2 से 3, 5 और ढाई, वही आपका लगभग 6 से 7 घंटे का समय यहाँ पर बैठ रहा है। तो आप देखिए कि आपके पास कब ज़्यादा समय है, कहाँ आप किस समय में आप ज़्यादा टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबको, वो भी मैनेज करनी पड़ती हैं, हम उन्हें भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पर ये चीज़ें आपको देखनी है कि वो सबसे सूटेबल टाइम कौन सा है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही समय है, और आप सभी को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आजकल महंगाई हो चुकी है, हर किसी को जॉब की ज़रूरत है। तो मैं भी चाहूँगी कि आपकी सीटेट पास हो, अपकमिंग जो भी वैकेंसी हो आप उसे फिल कर पाएँ, है ना, और आपकी भी जॉब लगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एज एक टीचर बनने के लिए कि आपका क्या हो, सीटेट पास हो, है ना, और क्या है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाए बिना किसी वेटिंग के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, और होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैंने हर वो चीज़ बताने की कोशिश की है जहाँ पर आपको डाउट हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी पूरी रिप्लाई करने की। या कोई मुझे ऐसी और लगेगी क्वेरी कि आप सब लोगों के लिए वो कॉमन है या मुझे और बतानी चाहिए, तो मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगी, ठीक है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प हो सके। दूसरा क्या है कि आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जो भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचानी है, ठीक है, क्योंकि सारा आपको ऑथेंटिक सोर्स अब यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। इसके अलावा फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, और कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।